अगर आने वाले समय में आपको किसी पद के लिए नहीं चुना जाता है तो क्या तब भी आप पार्टी से जुड़े रहेंगे? कि भरभूतिया गांव हमारा वैसे ही शिक्षा में आगे और एजुकेशन में आगे जुड़ा हुआ और यहाँ का एनवायरनमेंट वैसे ही बहुत बढ़िया पहले से ही स्टेप बाय स्टेप बिजनेस ही होता है और बिजनेस की जितनी ग्रोथ होती है उतनी और किसी क्षेत्र में नहीं हो सकती। उसके बाद 2017 में रील के माध्यम से उसके गवर्नमेंट पोस्ट वो भी हो गई। आज थर्ड ग्रेड टीचर है। पढ़ाई छोड़ने के बाद 12 साल बाद वापस उसने पढ़ाई चालू की। भारतीय जनता पार्टी में 5 अध्यक्ष है। राजनीति हो, समाज हो या देश हो, सब एक ही पहलू है और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ तो वो बिजनेस मेरे लिए एक नींव की ईंट साबित हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द संदीप शो में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से काफी कुछ हासिल किया है। जिन्होंने शुरुआत की थी अपने जीवन में एक छोटी सी दानी में एक किराना की दुकान की थी और आज वह एक सफलतम कॉन्ट्रैक्टर हैं और साथ ही मंडल महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो दिलीप जी, आपका द संदीप शो में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां जब आई थी तब आपने उन संघर्ष कैसे किया अपने परिवार के लिए? सर्वप्रथम द संदीप शो में इस शो के माध्यम से सभी दर्शकों का खूब खूब स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। मेरा जीवन शुरुआत से ही संघर्षमय रहा है। मैं मेरे परिवार में सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे पीछे मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई था और मेरे पिताजी एक साधारण कृषक थे और बॉम्बे में रोजगाररत थे। तो सर, आपने एक छोटी सी दानी में दुकान की थी तो आपके गांव से कितने किलोमीटर दूर थी? शुरुआत से ही मैंने पहले तो पढ़ाई अपने गांव में ही की है मैंने और उसके बाद हमारे गांव के पास एक छोटा सा दानी थी, उसमें मैंने सबसे पहले किराना का काम चालू किया था। और मैं ये मानता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बिजनेस ही होता है और बिजनेस की जितनी ग्रोथ होती है उतनी और किसी क्षेत्र में नहीं हो सकती है। तो शुरुआत से ही मैंने पहले तो किराना का काम किया, 2-4 साल तक वो काम किया, उससे अपने को एक आगे बढ़ने का आइडिया लगा। तो सर, हमारी जानकारी के अनुसार आपने स्क्रैप का भी बिजनेस किया और आपने और आपके पिताजी ने काफी संघर्ष किया। बिल्कुल, ये सही बात है। स्टॉक पर समय रहते आवश्यकता अनुसार मैंने अपने बिजनेस लाइन को भी चेंज किया और स्क्रैप का काम भी बहुत अच्छा किया मैंने और उसमें भी बहुत संघर्ष किया और उसमें मेरे को सफलता भी बहुत मिली। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ तो वो बिजनेस मेरे लिए एक नींव की ईंट साबित हुआ है। तो दिलीप जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आते हैं, जितने संघर्ष आते हैं, उनसे हम काफी कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संदीप जी, आपकी बात ये सही है कि चुनौतियों से ही आदमी को सीखने मिलता है और जितना संघर्ष होता है फल उतना ही मीठा होता है। जी बिल्कुल सर। सर, आपने जब स्क्रैप का बिजनेस किया था तब आपने उस समय कौन से संघर्ष किए थे? स्क्रैप में साहब ये रहता है कि सभी प्रकार के मटेरियल आते हैं उसमें और उसको बिल्कुल अलग अलग करके ट्रांसपोर्टेशन करके उसको बाहर उदयपुर तक या दूर दराज बड़ी मंडी में लेके जाना पड़ता है, तब जाके उसमें भी संघर्ष बहुत आता है। ट्रैवलिंग का काम भी रहता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी काम रहता है, उसमें लेबर वर्क भी रहता है। तो किसी भी क्षेत्र में संघर्ष और मेहनत तो लगती है और जिसमें मेहनत लगेगी तो ही सफलता मिलेगी ना। सर, हमारी जानकारी के अनुसार आपने अपनी धर्मपत्नी और अपने भाई को शिक्षा दिलवाई। आप जीवन में आर्थिक स्थिति का संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद भी अपने भाई को शिक्षा दिलवाई, वो तो लगभग हर कोई दिलवाता है, पर साथ ही आपने अपनी पत्नी को भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए उनको प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन दिया। तो उसके पीछे क्या आपने सोच लगाई थी सर कि पत्नी को शिक्षा दिलवाई और भाई को, उसमें क्या आपकी स्थिति रही? शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है सर संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भरभूतिया गांव हमारा वैसे ही शिक्षा में आगे और एजुकेशन में आगे जुड़ा हुआ और यहाँ का एनवायरनमेंट वैसे ही बहुत बढ़िया पहले से ही। हम भी पढ़ाई के इच्छुक थे और करना भी चाहते थे, लेकिन मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा बेटा था
और रोजगार के साथ साथ मैंने भी बीए फाइनल किया है, लेकिन फिर भी आगे और पढ़ाई का मौका मिला नहीं, मिलता भी करा लेकिन घर की जिम्मेदारियां थी, तो शादी भी उस टाइम पे हो गई ने, फिर पीछे सिस्टर बहनों की ने पारिवारिक जिम्मेदारियों के हिसाब से मैंने फिर पढ़ाई बीए करके छोड़ दिया। उसके बाद मैं ये विभिन्न रोजगार में स्टेप बाय स्टेप आता रहा। इसके बाद मेरे क्या छोटा ब्रदर है प्रतीक जोशी, तो उसका भी मैंने पढ़ने में अच्छा था वो भी, तो उसको भी बीएसटीसी कराई और 2012 में वो भी गवर्नमेंट पोस्टेड हो गया। उसके पीछे भी हमने मेहनत की, मेहनत पढ़ाई में उसने ध्यान रखा, उसके पीछे जो मेहनत करनी पड़ती थी वो हमने भी की। तो उसको देखते हुए जब मैंने 2002 में शादी की, उसके बाद मेरी पत्नी का भी पढ़ाई में शुरुआत से ही रुझान अच्छा था, तो 2012 के बाद उसने भी वापस पढ़ाई करने का मूड बनाया, उसने इच्छा जाहिर की, और उसने जैसे इच्छा जाहिर की तो उसके पीछे हमने उसको ज़्यादा प्रोत्साहन किया और उसको समय भी दिया, तो उसको प्रोत्साहित किया, तो उसको भी फिर 12वीं का प्राइवेट में एग्जाम उसने दिया। बच्चों की भी जिम्मेदारी थी, घर की भी जिम्मेदारी थी, खेती बाड़ी की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन सब जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसने 12वीं की प्राइवेट एग्जाम दिया, उसमें भी वो सेकंड क्लास पास हुई। उसके बाद उसने बीएसटीसी का दिया, तो उसके फिर बीएसटीसी में उसको जयपुर अलंकार कॉलेज मिली और वहाँ से उसको बीएसटीसी करवाई, और उसके बाद 2017 में रीट के माध्यम से उसके गवर्नमेंट पोस्टेड वो भी हो गई, आज थर्ड ग्रेड टीचर है। पढ़ाई छोड़ने के बाद 12 साल बाद वापस उसने पढ़ाई चालू की। इसलिए इंसान चाहे तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उसको उन्होंने, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने मेहनत की और हमने उनका उत्साहवर्धन किया और आज अच्छे मुकाम पे है। तो सर आपकी शादी हुई 2002 में, तब आपके जो पत्नी थे तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और आप कह रहे हैं कि 12 साल बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर राजकीय सेवा में उनका चयन भी हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी पत्नी के पीछे, उनकी सफलता के पीछे आपका और आपके परिवार का बहुत ही अहम सहयोग रहा, और जिस तरीके से आपने उनको सहयोग किया तो वो भी उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने संघर्ष किया। तो सर आपकी ये जो कहानी है बहुत ही हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगी। सर आपने सबसे पहले एक छोटी सी दानी में किराना की दुकान की, उसके बाद स्क्रैप का बिजनेस किया, और उसके बाद आप बीजेपी में आए, भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद आप एक सफल कॉन्ट्रैक्टर बने। तो जब आप स्क्रैप के बिजनेस से कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में आए, तो तब आपको थोड़ा सा डर था कि आगे की लाइन कैसे होगी या मैं किस तरह से इसमें अचीव करूंगा, क्योंकि अगर आज हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो आज पूरे देश भर में कॉन्ट्रैक्टर इतने हो गए हैं कि सरकार। बिल्कुल संदीप जी, आप जो कहना चाह रहे हो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मैंने स्क्रैप के बिजनेस के बाद एक और बड़े फील्ड में जाने की सोची, और धीरे धीरे परिवार में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो गए और आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई, तो मैंने ये सोचा कि अपन भी थोड़ा और आगे ग्रोथ करने के लिए, और जीवन में क्या है कि कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक अपने को कोई अनुभव होगा नहीं, और अनुभव के बिना कुछ संभव नहीं है। तो मैंने भी स्क्रैप का काम छोड़ के फिर मैंने 2017 से मैंने फिर ये कंस्ट्रक्शन लाइन में आया मैं, और ठेकेदारी लाइन में आया। वहाँ से फिर मैंने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का भी अपना काम है, और ये भी फिर मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया, और उसमें भी बहुत संघर्ष रहा। कोई चीज़ आसान तो होती ही नहीं है, संघर्ष ही जीवन है सब, संघर्ष के बिना कुछ संभव नहीं है। और अपन ने जैसे संघर्ष किया वैसे भगवान ने भी हमें सहयोग किया, कुदरत नसीब ने भी अपने को सपोर्ट किया। और ये कहते हैं ना साहब, सफलता हर इंसान के नसीब में होती है, लेकिन वो नसीब में जब तक अपने मेहनत की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो नसीब खुलता नहीं है। तो हमने हमारे नसीब में हमारे मेहनत की चाबी लगाई और नसीब खुला। आज आपके सामने हमारी परिस्थिति अच्छी है, हम सहयोग कर सकते हैं, किसी का भी कोई भी कामकाज करते हैं, और आज सक्षम है, ठीक है हमारे स्तर पे। हाँ, तो सर आप यही कहना चाहते हैं कि आपकी बातों से माध्यम से मैं यही समझा कि मंदिर में जाने से अपन भगवान के पास कुछ परम शक्ति से पास कुछ मांगते हैं, और तब भगवान भी यही कहता है कि पहले आप संघर्ष करो, आपकी किस्मत की चाबी तो हम खोल देंगे, लेकिन पहले हमारा संघर्ष जरूरी है, हमारी मेहनत जरूरी है और हमारी लगन जरूरी है। आप बीजेपी के
महामंत्री है, मंडल महामंत्री हैं, तो राजनीति का जो पेशा है वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है सर? साहब, शुरुआत से ही मैं बीजेपी से प्रेरित था, भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित था, लेकिन सक्रियता में शक्ति केंद्र प्रभारी बना 2014 से। उसके पहले बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं। बूथ अध्यक्ष से ही मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और इस भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट से हम जब से समझदार हुए, जब से हमारा वोट देने के लायक हम हुए 18 साल के, उस टाइम से ही हम बीजेपी से प्रेरित हैं। और बूथ अध्यक्ष से मैंने अपनी शुरुआत की, शक्ति केंद्र प्रभारी भी रहा। 2020 में मेरे को जिला परिषद वर्धा वार्ड से चुनाव लड़ने का भी मौका मिला, और संगठन ने मेरे को ये जिम्मेदारी भी दी थी, और टिकट मेरे को भारतीय जनता पार्टी से 2020 में मिली। मैं वर्धा जिला परिषद वार्ड का प्रत्याशी रह चुका हूँ। उसके बाद भी सब मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी उबरी मंडल सागवाड़ा विधानसभा का मंडल महामंत्री भी हूँ, और संगठन की अनवरत सेवाएं हम करते रहते हैं, और संगठन का काम कंटिन्यूटी चालू रखते हैं। सर, जब मैंने कुछ लोगों से चर्चा की कि मैं दिलीप जी जोशी उबरी मंडल महामंत्री जी का पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, तो कुछ दर्शकों के कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उनके दर्शकों के सवाल है सर, आज आप बीजेपी के महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर, आप आगे कौन से बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं? आपके इस सवाल का मैं जवाब आपको देना चाहूंगा संदीप जी, कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता हो साहब, कभी भी किसी पद की लोलुपता नहीं रखता है, और हम भी किसी पद की इच्छा रखते नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो योग्य होगा, यहाँ तक नीचे से फर्स्ट से अर्श तक आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पंक्ति वाले का कब कहाँ नंबर लग जाए वो भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं लगेगा आपको। और हम कभी पद की लालसा से संगठन का काम नहीं करते, हम निस्वार्थ भावना से संगठन और राष्ट्र के हित के काम के लिए इस संगठन से जुड़े हुए हैं। ये दर्शकों का एक और सवाल है कि अगर आने वाले समय में आपको किसी पद के लिए नहीं चुना जाता है तो क्या तब भी आप पार्टी से जुड़े रहेंगे? इस प्रश्न का आपका मैं जवाब ये से देना चाहूंगा संदीप जी, कि सबसे पहले तो हम किसी पद की लालसा से संगठन से जुड़े ही नहीं है। संगठन में पद हो चाहे नहीं हो, हम संगठन के सेवक हैं, संगठन के सिपाही हैं, और संगठन की सेवा और संगठन का काम अनिश्चित काल तक जब तक है तब तक हम कर रहेंगे। और पद हो चाहे नहीं हो, पद कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारे लिए संगठन का काम करना इम्पोर्टेंस है। सर, एक और हमारे दर्शकों का सवाल है कि अब तक पार्टी में आपकी ऐसी कौन सी अहम भूमिका या योगदान रहा है कि आने वाले समय में आपको पार्टी एक बड़े पद के लिए चयनित करे सर? क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पार्लियामेंट में भाषण सुन रहा था, तब बीच पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने अमित शाह जी को एक क्वेश्चन किया था कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सुझाव वो दे रहे हैं, तो कम से कम अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लीजिए। तब अमित शाह जी ने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लगी, उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष में जितनी भी पार्टियां बैठी हुई हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी पद प्रतिनिधि चुनने के लिए उनको 4-5 लोगों में से चुनना पड़ता है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर हजारों करोड़ों कार्यकर्ता है, तो हमें उसमें से चयनित करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि आपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सीएम तक बना देती है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, तो इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अब तक पार्टी में आपके ऐसे कौन से योगदान रहे या आपने ऐसे कौन सी अहम भूमिका निभाई जिससे पार्टी आपको एक बड़े पद के लिए चयनित करे सर? आपकी बात सही है संदीप जी। अमित जी शाह का कहना, अमित जी शाह की आपने जो बात की वो एकदम सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और इतने बड़े संगठन में किसी एक आदमी को चुनना है उसमें समय लगता है। करोड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता हैं, और यहाँ तो साहब मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहो चाहे बूथ अध्यक्ष कहो,
भारतीय जनता पार्टी में 5 अध्यक्ष है। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद है हमारा प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद आता हमारा जिला अध्यक्ष, उसके बाद आता हमारा मंडल अध्यक्ष और उसके बाद आता हमारा बूथ अध्यक्ष। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये संभावना 100% है, एक बूथ अध्यक्ष को भी किसी भी लेवल पे ले जा सकती है और ये है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कब किस कार्यकर्ता को किस मुकाम पे जाना पड़े या किस पद का उसको सेवा देनी पड़े वो आप नहीं कह सकते हो। और इतनी बड़ी पार्टी में अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है तो उसमें टाइम तो लगता ही लगता है। और छोटी छोटी पार्टियां सब उनके 5-25 उनके भाई भतीजे से नहीं बनाना है उनको, तो वो तो किसी को भी उनको भाई भतीजे उनके परिवार से ही बनाएंगे। हमारे तो पूरे देश में से आदमी को चुनना है, इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो सर आपकी ऐसी कौन सी अहम भूमिका रही है जिसके लिए आपको पद के लिए चयनित किया जा सके सर? आपने अपने जीवन काल में जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया हो? बिल्कुल साहब, हम तो निरंतर संगठन की सेवा करते रहते हैं, पद हो चाहे नहीं हो उससे हमारा कोई इम्पोर्टेंस, पद हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, लेकिन जब से संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन संबंधित हजारों काम रहते हैं साहब, विभिन्न प्रकार के मोर्चे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ होता है। उसमें हमें हमेशा हमको हमारी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। लगभग बने तब तक जितना हो सके हम हमारा बेस्ट देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं संगठन के लिए। और संगठन के साथ साथ हमें हमारा जीवन चक्र भी चलाना पड़ता है और वो भी देखना पड़ता है। पर पारिवारिक इंसान है तो दोनों का पहलू अपन को बराबर बनाए रहने पड़ते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि राजनीति में रहते हुए समाज के उत्थान के लिए कुछ अपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते साहब, इसीलिए तो जुड़ा हुआ जो राजनीति हो, समाज हो या देश हो, सब एक ही पहलू है, सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से देश है और देश से संगठन है, सब कुछ एक जुड़ा है। और संगठन से जुड़े रहने से क्या है, हम हमारे समाज की भी सेवा कर सकते हैं, हमारे गांव की भी सेवा कर सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति की कोई कामकाज अपन कर सकते हैं। मैं संगठन से जुड़े रहने का उचित यही है कि हम संगठन के माध्यम से हम एक आम इंसान का भी काम कर सकते हैं, एक गांव का भी काम कर सकते हैं, समाज का काम कर सकते हैं, देश का काम कर सकते हैं। और इस संगठन के माध्यम से हमको सबका ये सेवा करने का मौका मिलता है, इसलिए हम हमेशा जीवन भर संगठन के कृतज्ञ बने रहेंगे। तो दिलीप जी, हमारे शो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष और आपकी मेहनत हमारे श्रोताओं और हमारे लिए एक प्रेरणादायी है। और आपने जो मेहनत की है और साथ ही आपने नारी जागरण और नारी शक्ति का भी एक संदेश दिया है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में पधारने के लिए। पधारने से और आपकी जीवन की जो भी आपने अभी कहानी सुनाई, तो वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सर एक बार फिर से आपका इस शो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी हमें आपके इस शो में बुलाया, इसलिए आप संदीप जी और आपके संदीप जी शो का आपके शो के माध्यम से सभी दर्शकों का भी खूब खूब धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।